जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, यह ITI सेकेंड ईयर के लिए रिवीजन क्लास है जो पूरी तरह निम्मी पर आधारित है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। हमें इस भाग का नाम बताना है कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर जो काम करता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है हमारा जनरेटर। अब जनरेटर भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा डीसी जनरेटर, दूसरा होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला डीसी जनरेटर में होता है आर्मेचर। इस तरह से आर्मेचर होता है जो बेलनाकार होता है। इसमें इस तरह से स्लॉट कटे होते हैं जिन्हें खांचे कहते हैं। आर्मेचर की सापट से जो लगा होता है कम्यूटेटर लगा होता है। इस तरह से कम्यूटेटर के ऊपर होते हैं ब्रश। ये ब्रश जो बने होते हैं वे कार्बन के बने होते हैं। जो कम्यूटेटर से इस तरह से दांते से निकले रहते हैं, इस तरह से जो दांते निकले रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कम्यूटेटर राइजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर रेजर। ये जो हमें एक्स के रूप में इंगित भाग है ये हमारे क्या है, कम्यूटेटर के रेजर है। ये कम्यूटेटर के खंड है। अब कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है जनरेटर में। जो हमारे आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न होती है उसको डीसी में बदलने का काम करता है हमारा कम्यूटेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए इस डीसी जनरेटर का क्या नाम है। हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, दूसरा होता है सेपरेटली जिसे हम अलग से उत्तेजित जनरेटर भी कहते हैं। अब हमारा जो स्वयं उत्तेजित जनरेटर होते हैं, स्वयं उत्तेजित जनरेटर होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। स्वयं उत्तेजित जनरेटर तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सीरीज डीसी जनरेटर, दूसरा होता है शंट जनरेटर, तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। अब देखते हैं कि हम सीरीज जनरेटर क्या होता है। यह है हमारी आर्मेचर का सिंबल। यदि आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगी हुई है तो इसे कहेंगे हम सीरीज जनरेटर। यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ अगर समांतर में लगी हुई है, इस तरह से ये हमारी फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के साथ ये समांतर में लगी हुई है तो इसे कहेंगे हम शंट जनरेटर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं। कंपाउंड जनरेटर में दो फील्ड वाइंडिंग होती है। यदि यह हमारा आर्मेचर, यह है पहली फील्ड वाइंडिंग, यह है हमारी दूसरी फील्ड वाइंडिंग। यदि ये वाली फील्ड वाइंडिंग यदि आर्मेचर और पहली फील्ड वाइंडिंग के साथ दोनों के साथ समांतर में लगी हुई है तो इसे कहेंगे हम
लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। यदि आर्मेचर के साथ यह पहली फील्ड वाइंडिंग इस तरह से, यह इस तरह से, अगर ये फील्ड वाइंडिंग जो है केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई है तो इसे कहेंगे हम शॉर्ट शंट जनरेटर। अब हमें देखना है कि चित्र में हमें किस तरह का जनरेटर दे रखा है। तो आप देख रहे हैं चित्र में ये दे रखा है, ये हमारा आर्मेचर है, ये पहली फील्ड वाइंडिंग है, दूसरी फील्ड वाइंडिंग है। जो दूसरी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है वो आर्मेचर वो पहली फील्ड वाइंडिंग के साथ जो है दोनों के साथ समांतर में लगी हुई है, तो इसे कहेंगे हम लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग शंट में भी यह किस तरह का डीसी जनरेटर है। तो आप देख सकते हैं कि यह करंट की दिशा इस दिशा में है और यह करंट की दिशा इस डायरेक्शन में, दोनों जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, उल्टी है, तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। हमारे पास डीसी मशीन दो तरह की होती हैं। पहली डीसी मशीन होती है हमारी डीसी मोटर, दूसरी होती है डीसी जनरेटर। जो डीसी मोटर होती है इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है इसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम उपयोग होता है। अब आपको हो गया कि हमें ये कैसे याद रहेगा, तो आपको बस एक इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि आपके पास अगर यदि कोई ख़राब मोटर लाता है तो आप कहते हो कि मोटर ठीक करने का काम तो मेरे बाएं हाथ का है, तो इसलिए मोटर में जो फ्लेम का नियम यूज होता है वो बाएं हाथ का नियम यूज होता है। और जो हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं वो हम अपने दाएं हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, इसलिए डीसी जनरेटर में जो यूज होएगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज होता है। इसलिए हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि डीसी मोटर प्लस डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होगा उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो होता है ईएमएफ बराबर होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A। इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पन्न ईएमएफ जो होगा हमारा 5ZNP अपॉन 60A हो जाएगा। यहाँ फाई है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, जेड है कंडक्टरों की संख्या, एन है हमारी मोटर की स्पीड या जनरेटर की स्पीड, पी होता है हमारा पोल, ए होता है हमारा समांतर पथों की संख्या। इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5ZNP अपॉन 60A। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र एक डीसी मोटर में है, यानी कि ये कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने के लिए डीसी मोटर में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक ईएमएफ बराबर होता है बी माइनस आई ए, आर्मेचर में उत्पन्न करंट इनटू आर्मेचर का प्रतिरोध। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, बी माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर का प्रतिरोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। हमें ये बताना है कि यह डीसी मोटर का कौन सा पार्ट है। तो आपने डीसी मोटर को देखा होगा, ये होती है डीसी मोटर का, ये क्या होता है फ्रेम होता है, योक होता है, इसमें इस तरह से ये पोल लगे रहते हैं, ये इस तरह से
पोल लगे रहते हैं। पोल के ऊपर जो लगी होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग, इस तरह से लगी हुई होती है। इस तरह से फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। ये जो इधर ऐसे होता है इस तरह से, ये होता है हमारा पोल शू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोल शू। पोल शू का कार्य होता है फील्ड वाइंडिंग को सहारा देना, और जो फील्ड वाइंडिंग यानी कि पोल में जो उत्पन्न ईएमएफ है, विद्युत क्षेत्र है, उसको इस गैप में फैलाने का काम करता है हमारा पोल शू। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पोल शू। इस जनरेटर का क्या नाम है? मैंने आपको पहले बताया है कि डीसी जनरेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वयं उत्तेजित जनरेटर, दूसरा होता है अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो ये हमारा दे रखा है आर्मेचर, ये दे रखा है हमारी फील्ड वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर से अलग है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। यह है आर्मेचर, यह हमारा आर्मेचर, यह हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये जो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग से अलग है, इसलिए ये हो जाएगा अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जो हमारा जनरेटर होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर द्वारा मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हाँ, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें दो फील्ड वाइंडिंग यूज की गई है। तो ये हो गया, जिस जनरेटर या में दो फील्ड वाइंडिंग यूज होती है उसे हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन किस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये करंट इधर जा रहा है तो ये इधर निकल रहा है, और इधर को करंट दे रहे हैं तो इधर निकल रहा है, यानी कि इसमें जो करंट की दिशा जो है वो अलग अलग है, यानी कि करंट में डिफरेंस है। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आपको बस यह देखना है कि इसमें दो वाइंडिंग यूज की गई है, तो दो वाइंडिंग वाला जनरेटर होता है कंपाउंड। अब अगर इसमें करंट की डायरेक्शन जो है अलग अलग है तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यहाँ हमसे जनरेटर में नियम नहीं पूछा, अगर हमसे जनरेटर में नियम पूछता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जनरेटर में लगता है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मोटर में लगता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ हमसे डीसी जनरेटर में सिद्धांत पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा? जो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर VLV साइन थीटा। यहाँ B है चुंबकीय क्षेत्र, L है कंडक्टर की लंबाई, B है वॉल्यूम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VLV साइन थीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हमसे पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज किया जाता है? तो आपको पता है कि जनरेटर में हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो जनरेटर में जो यूज होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योक या फ्रेम।
इसे हम बॉडी भी कहते हैं। डीसी जनरेटर की बॉडी। ये पोल शू तो होता नहीं है, पोल शू तो इस तरह से होता है, ये पोल है, पोल के नीचे ऐसे इस तरह से लगे होते हैं, इसे कहते हैं हम पोल शू। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योक फ्रेम। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। लैप बाइंडिंग में जो है समांतर पथों की संख्या हमेशा पोल के बराबर होती है और बैम बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 के बराबर होती है। यहाँ हमसे डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग पूछा गया है तो हमें समांतर पथों की संख्या निकालनी है। तो पोलों की संख्या हमें दे रखी है 4 और हमें यहाँ पूछा डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तो इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ सीरीज में। ये रहा हमारा आर्मेचर, ये आर्मेचर का सिंबल है। ये हमारी इंटरपोल वाइंडिंग जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज का निर्माण करें। आपको पता है कि जो डीसी जनरेटर होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड यानी कि स्वयं उत्तेजित जनरेटर। दूसरा जनरेटर होता है अलग से उत्तेजित जनरेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश के संपर्क के प्रतिरोध को मापते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। आपको याद रखना है कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है यह आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलने का काम करता है और कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं इस तरह से ब्रश। ये ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश जो बने होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है। इसका कहने का मतलब है कि यह है हमारा आर्मेचर, इस तरह से है हमारा आर्मेचर। अभी कह रहा है कि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर यानी पैरेलल में लगी हुई है, ये इस तरह से। ये है हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग। यदि हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई है, समांतर में लगी हुई है, तो वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यदि जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई है, इस तरह से सीरीज में लगी हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा सीरीज जनरेटर। ये भी आप याद रखना।